सभी को मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक, सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जो भी आज अपना लाइव न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़ेंगे या जुड़े हैं, जैसा कि आज मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था कि आज आपके बीच में लाइव मौजूद रहूँगा, तो आप कोई प्रश्न करें उससे पहले मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा अपना और जो हमारी राजनीतिक पार्टी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, उसके बारे में। मैं जैसा कि मैंने आपको नाम तो अपना पहले ही बताया, शेर सिंह राणा। मेरा जन्म यहाँ रुड़की उत्तराखंड में हुआ और उसके बाद मेरी शिक्षा भी रुड़की में हुई। देहरादून में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद फूलन देवी के हत्या का आरोप मुझ पर लग गया, जिसके कारण मुझे तिहाड़ जेल में जाना पड़ा। और जेल में रहने के दौरान मुझे यह मालूम पड़ा कि जो हमारे आखिरी हिंदुस्तानी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनकी समाधि अफ़गानिस्तान में है और उस पर जूते चप्पल मारकर जो है उसको अपमानित किया जाता है। तब सन 2004 में मैं तिहाड़ जेल से निकला और तिहाड़ जेल से निकलकर बांग्लादेश, दुबई होते हुए अफ़गानिस्तान पहुंचा और अफ़गानिस्तान में पहले उसको समाधि को खोजा और खोजने के बाद जो है उसमें कई दुविधाएं भी आई, लेकिन आप सबके आशीर्वाद ने, ईश्वर ने सफलता उसमें दी और मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान जी और जो उनके कवि थे चंद्र बरदाई जी, उन सभी की एक ही जगह पर कब्र और समाधियां थी। तो चंद्र बरदाई जी की और जो पृथ्वीराज चौहान जी है, उनकी मट्टी को खोदकर मैं वापस भारत लेकर आया और यहाँ पर फिर लाकर कुछ जो सामाजिक संगठन थे उनको लाके वो मैंने चीज़ें दी, तो उन्होंने एक भव्य स्मारक बनाकर उन सब चीज़ों को वहाँ पे रखा और गंगा जी में प्रभावित करके उनको आत्मा की शांति मिले, इसलिए गंगा जी में प्रभावित किया। इसके बाद मैंने दोबारा सरेंडर किया और मैं जेल में गया, दिल्ली की तिहाड़ में रहा। जेल में रहने के दौरान मैंने एक पुस्तक लिखी जो कि बेस्ट सेलर बनी बाद में। उसका नाम जेल डायरी तिहाड़ से काबुल कंधार तक है और उसको इंडिया टुडे और हार्पर कॉलिंस ने मिलकर पब्लिश किया। उस पर एक मूवी भी अब बन रही है बॉलीवुड की, 100 करोड़ रुपए का उसका बजट है मूवी का, जो कि अगले साल तक आप सबके सामने आ जाएगी। 2016 में मैं जेल से छूटकर आया और करीब 13 साल से भी ज़्यादा मैंने जेल में रहा। मैं जेल से छूटने के बाद मैं कई सामाजिक कार्यक्रमों में गया और हमने कई पद यात्राएं करी, समाज के बीच में गए, हजारों गांवों में गए और लोगों ने ऐसी इच्छा प्रकट करी। हमने 16 दिसंबर 2018 को गाजियाबाद में एक बहुत बड़ी रैली करी, जिसमें करीब 3 से 3.5 लाख लोग मौजूद थे और सभी ने ऐसा इच्छा व्यक्त करी कि भाई एक राजनीतिक पार्टी का गठन मेरे नेतृत्व में किया जाना चाहिए। और उसके बाद फिर हमने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जिसका नाम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है, आरजेपी सत्य, और जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। पिछला साल अक्टूबर में हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में भी हमारी पार्टी ने अपनी भागीदारी की और क्योंकि कि हमें हरियाणा के चुनाव में मतलब समय कम मिला, सिर्फ 3 से 4 महीने हमें मिला वहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कई कैंडिडेट जो हैं वो सेकंड थर्ड पोजीशन तक पहुँच गए। हमें शुरू में जीत नहीं मिल पाई, लेकिन कई पार्टियों का समीकरण, कई राष्ट्रीय पार्टियों का समीकरण जो है वो हमारे कारण जो है डिस्टर्ब हुआ। अब
बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, दिल्ली के अंदर और राजस्थान में और भी देश के लगभग हर राज्य में हमारी पार्टी अपने कार्य को कर रही है। बिहार के अंदर हमने अपने काम को ज़्यादा तेज़ी से इस समय कर रहे हैं। 5 अप्रैल से, ये जो 5 अप्रैल गई है, इससे हमारी पार्टी को जो है एक पदयात्रा निकालनी थी पूरे बिहार के अंदर, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो है, कोरोना वायरस के कारण जो है, बंद होने के कारण वो यात्रा अभी पोस्टपोन की गई है। और जब भी देश का माहौल दोबारा से प्रभु के आशीर्वाद से ठीक होगा तो हम दोबारा तो हम जो है, जो हमारे जो बिहार का जो मतलब मैंने काम के बारे में बताया, ये 5 अप्रैल से शुरू होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, जो लोग बिहार से जुड़े हुए हैं, हमारे भाई, वो अपने अपने स्तर पर समाज की सहायता कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना के कारण। और जो बिहार के लिए जो एक राजनीतिक पार्टी जैसे हमारी है, और मेरा निजी भी मैं आपको बता दूं कि निजी रूप से भी मेरा ऐसा मानना है कि पूरे देश के अंदर अगर सबसे बड़ा फेलियर है किसी गवर्नमेंट का, अगर बोला जाएगा, तो वो बिहार सरकार का ही है। क्योंकि पूरे देश के अंदर बिहार के जो प्रवासी मजदूर कहिए या हमारे भाई हैं वो, क्योंकि हम भी मजदूर ही हैं, तो जो प्रवासी जो लोग हैं सबसे ज़्यादा अगर देश में किसी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं अभी तक, तो वह सभी लोग जो हैं वह बिहार के ही हमारे भाई हैं। पंजाब में, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में लाखों लाखों की संख्या में जो है हमारे बिहार के भाई वहाँ पर परेशानी की हालत में रहने के लिए मजबूर हैं। और ये विफलता जो है, वो विफलता आज की जो सरकार है उसके ऊपर तो 100% है। और जो इससे पिछली सरकार, जो 15 साल लालू प्रसाद यादव जी ने भी जो राज किया, उनकी विफलता भी इसमें 50% मैं मानता हूँ। क्योंकि इन भाइयों को दूसरे राज्यों में जाकर काम करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इनको अपने राज्य में कोई रोजगार वह लोग उपलब्ध नहीं करा पाए। जो सरकार है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने राज्य के जो लोग हैं उनको एक अच्छा रोजगार जो है वो अपने ही राज्य में प्रोवाइड कराए। हमारे शशांक गर्ग जी हैं, वो परिचय मांग रहे हैं। मैं अपने भाई साहब को, शशांक गर्ग जी को प्रणाम करता हूं। और परिचय मैंने गर्ग साहब शुरू में जब हमने लाइव शुरू किया तो मैंने तभी अपना परिचय दिया, संक्षिप्त परिचय। लेकिन फिर भी मेरा नाम मैं शेर सिंह राणा हूं, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या का राष्ट्रीय संयोजक हूं। और आज बिहार को लेकर जो है आपके सामने लाइव मौजूद हूं। अगर कोई भी प्रश्न है आपका तो आप प्रश्न रख सकते हैं मेरे सामने। मैं प्रयास करूंगा कि आपके सेटिस्फेक्शन के को आपको सेटिस्फाई करते हुए अपना जवाब मैं दूं। तो मैं ये बताना चाहता था कि जो बिहार सरकार है हमारी, तो उनका ये कंप्लीट फेलियर है। लेकिन जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आरजेपी हरियाणा के अंदर भी बहुत एक्टिवली काम करती है, उत्तर प्रदेश में भी एक्टिवली काम करती है, दिल्ली में भी करती है और उत्तराखंड में भी। तो इन जगहों पर जो हमारे बिहार के हमारे भाई यहाँ पर थे, उन लोगों को हमारी पार्टी के जो सदस्य या पदाधिकारी हैं, जितनी भी हेल्प हमारे लोग उनकी कर सकते थे, उनकी हेल्प जो है हमारे पदाधिकारियों द्वारा, पार्टी के या कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको अपने स्तर पर की गई। बहुत सारे हमारे बिहार के जो भाई हैं, लगभग हरियाणा के तो हर ज़िले में
बहुत अच्छी तादाद में जो हैं फंसे हुए हैं, लेकिन उनको भोजन उपलब्ध कराना अपने स्तर पर, और या फिर जो भी उनकी रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरत है वो उनको उपलब्ध कराना, ऐसा हमारे पार्टी के लोगों ने अपने लेवल पे ये काम किया है। अब बात आती है, जब हम दोबारा से बिहार पर आते हैं, तो मेरा बिहार के बारे में ये मैंने आपको बताऊं, ये कोरोना का लेकर कुछ सुझाव भी हमने पहले दिए थे। मैं बिहार के बारे में थोड़ा बाद में आता हूं। कोरोना का लेकर, लॉकडाउन को लेकर हमने राज्य सरकार को, लगभग सभी सरकारों ने माना, उसके लिए मैं, हमारा जो सबसे पहला सुझाव था वो ये था कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो सभी लोग अपने राज्य में जाना चाहते हैं, ये शुरुआत की बात है। तो हमने ये कहा था कि हर राज्य को अपने जितने भी राज्य के अंदर जो होटल हैं, सभी होटल को जो है, चाहे वो दिल्ली में होटल्स हों, चाहे वो मुंबई में हों, चाहे वो हरियाणा के किसी शहर में हों, तो सारे जो होटल्स हैं उनको, जितने भी होटल्स मौजूद हैं उन सभी होटल्स को अपने कब्जे में लेना चाहिए, और कब्जे में लेकर उन पर जो ये प्रवासी जो मजदूर हैं, जिनको रहने के लिए, खाने के लिए ठीक से बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था, तो उनको उन होटलों में रखना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण करीब करीब सारे होटल जो है इस समय खाली पड़े हुए हैं। तो इन होटल्स में इन सब लोगों को रहने के लिए इंतज़ाम करना चाहिए, और भोजन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। और बाद में सरकार जो है ऐसे होटलों को कुछ रियायत दे सकती है, चाहे वो बिजली का बिल माफ़ कर दे उनका 3-4 महीने का, या किसी भी तरह के से ऐसे होटल को रियायत दे सकती है, जो होटल जो है ऐसे मजदूरों को अपने कमरे प्रोवाइड कराएं, और सरकार उनको अपने कब्जे में लेकर सरकारी रूप में प्रोवाइड कराए, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये सुझाव कई सरकारों ने माना, और क्वारंटीन के लिए जो है लोगों को वहाँ पे भेजा भी गया होटल के अंदर, और डॉक्टर्स को भी उसमें रखने के लिए सुविधा दी गई होटल के अंदर। कई 5 स्टार होटल दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टेक ओवर भी किए थे, और ये मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि उन्होंने इस सुझाव पर अपना कार्य किया। हमारी उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा किया था। दूसरा हमारा जो सुझाव था वो ये था कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो एक भारी गलती शुरुआत से ही कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब इसकी शुरुआत करी लॉकडाउन की, तो उन्होंने एक शब्द का यूज़ किया, और वह शब्द था सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का जो अर्थ है हिंदी में, वो है सामाजिक दूरी। और उसके बाद ये एक दुर्भाग्य है कि सभी न्यूज़ चैनलों ने प्रधानमंत्री जी की बात को सही करने की जगह जो है उसी शब्द का उपयोग वो सभी लोग करने लगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वाकई में ही सभी लोगों ने सामाजिक दूरी बना ली, तो जो समाज का वह वर्ग जो ऐसे प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध करवा रहा है अपने दम पर, या फिर जो है समाज के वह लोग जो सामाजिक रूप से इकट्ठा होकर चंदा दे रहे हैं, या फिर उनको जाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से मास्क बंटवा रहे हैं, या किसी भी अन्य तरीके से जो सामाजिक संगठन या फिर सामाजिक तरीके से मिलकर जो सहयोग कर रहे हैं, तब तो वो सब सहयोग बंद हो जाएगा अगर वह लोग सामाजिक दूरी अपना लेंगे। तो मीडिया को जो शब्द यूज़ करना चाहिए वो यह होना चाहिए कि हम सब सामाजिक दूरी ना बनाएं, हम सोशल डिस्टेंसिंग ना करें, हम सामाजिक तो एकता दिखाएं, लेकिन हम फिजिकल डिस्टेंस बनाएं, हम शारीरिक दूरी बनाएं। क्योंकि यह जो कोरोना वायरस है ये एक छुआछूत की बीमारी है। कायदे में समाचार चैनलों को, प्रधानमंत्री जी को ये बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में बिल्कुल एकदम देसी भाषा में उनको बताना चाहिए था कि भाई ये एक छुआछूत की बीमारी है, और जो है अपने शारीरिक दूरी बनाए एक दूसरे से, एक दूसरे को छुए ना,
एक दूसरे से इतने एक 6 फुट 5 फुट दूरी बनाएं। इसको आप शारीरिक दूरी बोलिए या फिर फिजिकल डिस्टेंस बोलिए, लेकिन इसको सोशल डिस्टेंस या सामाजिक दूरी बोलकर उस समाज का आप जो है अपमान मत कीजिए, जो आज बढ़ चढ़कर जो है समाज के लिए जो है, जो हमारे इस समय लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को जो बेचारे उत्तर प्रदेश बिहार के जो मतलब दूसरे राज्यों से बेचारे अपने राज्यों में जाने की कोशिश कर रहे हैं या दूसरे राज्यों में परेशान हैं, तो वो जो उनको हेल्प मिल रही है वो सामाजिक एकता के कारण ही मिल रही है। तो इस पर भी मेरा सभी से, जो भी ये लाइव देखे मेरा, इस पर भी आप लोग विचार कीजिएगा। तीसरा मेरा ये कहना है कि अगर देश के अंदर ये देखा जाए कि भाई किसकी सरकार, राज्य सरकार पूरे देश में सबसे ज़्यादा फेल सरकार किसकी है, तो इसमें मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं है बोलने में कि सबसे ज़्यादा जो फेलियर है वो बिहार सरकार का है। बिहार सरकार का इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रवासी मजदूर हैं वो बिहार के हैं पूरे देश के अंदर, और वो अपने राज्य में आना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह की उनको जो सहायता है वो अपने बिहार राज्य की तरफ से नीतीश कुमार जी नहीं दे पा रहे हैं। ये एक दुर्भाग्य है और ये कंप्लीट फेलियर है भाजपा जेडीयू के सरकार का। और इसका जब दूसरा पहलू हम देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्योंकि के लगातार इन्हीं लोगों की सरकार है और 15 साल बहुत लंबा टाइम होता है, अगर 15 साल में भी ये अपने राज्य में रोजगार पैदा नहीं कर पाए, ऐसा माहौल पैदा नहीं कर पाए कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया लगे बिहार के अंदर, तो ये भी इनका फेलियर है। और कोई इंडस्ट्रीज़ ना होने के कारण बिहार के अंदर लोगों का पलायन वहाँ से भारी संख्या में होता है, दूसरे राज्यों में मजबूरी में जाके वो लोग काम करते हैं। और आपका अगर आप देखें कि ये बोलते थे कि भाई सुशासन सरकार है, तो सुशासन ये कैसी सुशासन है कि आपके राज्य के अंदर जो है कोई भी इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि बिहार की जो लोकेशन है राज्य की वो इस तरीके की है, वो एक तरीके से मतलब अगर वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ आएँ तो उनको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। क्योंकि आप देखिए यहाँ से बहुत दूरी से माल बन के जो है बिहार और उसके आगे तक जाता है, तो अगर बिहार में ही वो सब फैसिलिटी नीतीश कुमार जी और भाजपा की जो सरकार है अगर उपलब्ध करा पाती लोगों को, तो मुझे लगता है कि लोगों का बहुत अच्छे से भला किया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि राज्य को इस तरीके की सरकार मिली हुई है कि वो लोग जो है भारी पलायन का शिकार हो रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ एक ही वादा आपसे करता हूँ, क्योंकि मैं संयोजक हूँ आरजेपी सत्या का, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्या का, और जैसा मैंने आपसे बताया कि हम भी इस बार चुनाव में शामिल रहेंगे। हाँ, नीतीश सरकार जी के पास तो पैसा ही नहीं है, क्या करें, ये एक प्रश्न आया है। देखिए, जो ये कहना कि भाई सरकार के पास पैसा नहीं है क्या करें, जिस समय आपने चुनाव लड़ते हैं तो आप लोगों से बड़े बड़े वादे करते हैं, और पैसा नहीं है। पैसा इसलिए नहीं है दूसरे राज्यों के बनिस्बत आपके पास क्योंकि आपने अपने यहाँ इंडस्ट्रियाँ नहीं लगाई। अगर आप इंडस्ट्रीज़ लगाते तो उसका जो रेवेन्यू आता तो उससे आपकी आमदनी बढ़ती। तो जिन चीज़ों से आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है वो तो आपने कार्य किए ही नहीं है ना। तो हमारा ये कहना है कि आप जो है अपने राज्य को एक व्यापार के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करवाइए ना कि आपके यहाँ जो है इंडस्ट्रीज़ लगें, लोग आके इन्वेस्ट करें। जब इन्वेस्टमेंट होगा तो आपका राजस्व बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा
तो उससे जो है चीज़ें जो हैं आपके लिए आसान होंगी। और जो फैक्ट्री लगाने वाली जो बात है, देखिए जो उपक्रम है उसमें राज्य सरकार थोड़ी ना पैसा लगाती है। राज्य सरकार का काम है ऐसा माहौल बनाकर देना प्राइवेट कंपनीज को जो आपके यहाँ वो इंडस्ट्री लगाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करें, है ना। तो दूसरे राज्य भी ऐसा माहौल ही तो क्रिएट करके देते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि राज्य सरकार अपने जेब से खर्चा करके फैक्ट्री लगाती है। तो ऐसी स्कीम जो है बहुत सारी तैयार की जा सकती थी और हैं राज्य सरकार के द्वारा, जो देश का जो व्यापारी वर्ग है वो बिहार राज्य की तरफ आकर्षित होता। और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के पास अपने एजेंडे में ऐसे बहुत सारे सुझाव और बहुत सारी स्कीम हैं जो कि देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको, जब हमारी सरकार होगी आरजेपी की, या जब हम सरकार का हिस्सा होंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग बिहार के अंदर लगें, ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे और ऐसी सुविधाएं जो व्यापारी वर्ग है उनको उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि बिहार का विकास हो। बिहार के जो बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, आपको बता दूं मैं, देश के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनती और टैलेंटेड लोग जो हैं आपको बिहार के और उत्तर प्रदेश के मिलेंगे। पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार की ही लेबर दूसरे राज्य को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। तो जब वो दूसरे राज्यों को इतनी प्रगति की तरफ ले जा सकते हैं, तो अपने राज्य के लिए तो वो और भी अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन उनको मौका देने की ज़रूरत है अपने ही राज्य बिहार में। तो हमारी पार्टी वादा करती है कि जब भी सत्ता में आएंगे तो हम लोग जो है ज़रूर ऐसा मौका जो है अपने बिहार के भाइयों को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का एक और भी जिस बात को लेकर पार्टी बिहार के अंदर जा रही है लोगों के बीच में, वो ये भी है कि यहाँ पे बिहार में विशेषकर जो हमारा राजपूत समाज है, क्षत्रिय समाज है, उसकी भारी अनदेखी की गई है। जब पहले 15 साल जब लालू जी की सरकार थी, तब भी सिर्फ यादव समाज को ही आगे बढ़ाने का मौका मिला और पूरे राज्य के अंदर जो है किसी को भी दूसरे में कोई भी मौका नहीं मिला। और ऐसे ही ये नीतीश जी के भी टाइम पे हुआ है। बालकृष्ण जी प्रणाम। बालकृष्ण जी बोल रहे हैं 15 साल में अगर नीतीश सरकार कुछ नहीं कर पाई तो आपको लगता है कोई दूसरी सरकार कुछ कर पाएगी? जरूर बालकृष्ण जी, आप विश्वास रखिए। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आपको विश्वास दिलाती है और वादा करती है कि जब भी आप हमें मौका देंगे तो हम बिहार में ही उद्योग लगवाएंगे, ऐसा माहौल बिहार का हम क्रिएट करेंगे। तो ये जो 15 साल नीतीश जी के और भाजपा ने जो अपना राज किया है बिहार के अंदर, और अपने रामविलास पासवान जी की पार्टी भी उसमें सहभागी है, एलजेपी। तो ये जो तीनों का गठबंधन है, केंद्र में भी है और राज्य सरकार में भी है, तो कंप्लीट फेलियर है बिहार के लिए। और इस समय बिहार के जो हमारे बंधु हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे युवा वर्ग हैं, हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं, इस समय सब बहुत पीड़ा में हैं और बेसब्री से इस समय चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे इस सरकार को हटाया जाए और कोई नए पार्टी को मौका दिया जाए। और मैं प्रणाम करूंगा महिला शक्ति जी को। वो उनका कहना है कि बिहार की राजनीति पर आपको क्या कहना है, आप गठबंधन से लड़ेंगे या अकेले? देखिए, महिला शक्ति जी को प्रणाम। हम अकेले लड़ेंगे, पहले तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम अकेले लड़ें, लेकिन क्योंकि अभी बिहार के अंदर हमारी नई शुरुआत है, तो जो हमारी विचारधारा का अगर कोई सम्मान करेगा तो गठबंधन भी किया जा सकता है। लेकिन जो पार्टी हमारी विचारधारा की होगी और हर बिहार के नागरिक के लिए
बिहार के अपने भाई बंधु के लिए भलाई का काम करना चाहेगी हमारे रास्ते पर, तो हम ज़रूर उनके साथ मिलकर भी लड़ने के लिए तैयार हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। अभी जो आप बिहार के सिलसिले में आप पूछ रहे थे, तो मैंने इससे पहले लाइव में, आप थोड़ा सा देर से आए हैं तो क्षमा चाहूँगा, मैं बार बार रिपीट करना बात को ठीक नहीं लगता है। तो आप थोड़ा सा अगर बाद में जब लाइव ख़त्म हो जाएगा तो आप थोड़ा सा बीच में जाकर देख सकते हैं कि बिहार के बारे में मेरे क्या विचार हैं और हमारी आरजेपी जो पार्टी है उसके क्या विचार हैं। इस समय बिहार के अंदर जो अपोजिशन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक अपोजिशन की भूमिका में, जो बड़े अपोजिशन पार्टियां हैं और जो बहुत काफ़ी लंबे समय से बिहार में काम कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा फेलियर रहा है कि वो लोग भी लोगों की बात को ठीक से नहीं उठा पाए। ये भी एक दुर्भाग्य है। धर्मवीर सिंह जी, मैं आपको बहुत प्रणाम भी करूंगा और आपका धन्यवाद करूंगा और आपका भी स्वागत करूंगा। बालकृष्ण जी कह रहे हैं कि तेजस्वी अपने दल के नेताओं के बीच ही अपना विश्वास नहीं बना पाए, गठबंधन को कैसे जोड़ेंगे। देखिए बालकृष्ण जी, ये क्या है, ये तो खैर भविष्य के गर्द में है कि गठबंधन बनता है या नहीं बनता है और किसका किससे गठबंधन बनता है। लेकिन जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है उसका एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है इसमें सोच है, और वो ये है कि आरजेपी अकेले चुनाव में जाएगी। अगर गठबंधन करने की आवश्यकता महसूस हुई तो तभी गठबंधन किया जाएगा, जो हमारी विचारधारा पर बिहार के लोगों के लिए अच्छाई के लिए काम करने के लिए तैयार होगा। महिला शक्ति जी पूछ रही हैं कि बिहार में तो ना ही सत्ता काम कर रही है ना ही विपक्ष, तो आपको किस पार्टी से ज़्यादा उम्मीद है। देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि बिहार के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी है उसका तो कंप्लीट फेलियर है। कंप्लीट फेलियर है तभी तो लाखों की संख्या में, एक दो नहीं, अरे भाई 8.5 लाख के आसपास तो सिर्फ पंजाब में ही बिहार के प्रवासी मजदूर हैं, 6.5 लाख के आसपास हरियाणा में हैं। तो लाखों की संख्या में जो बिहार के लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, तो इसको आप कंप्लीट फेलियर ही तो बोलेंगे। क्या आप मुझे बिहार के अंदर कोई पंजाब का प्रवासी मजदूर दिखा सकते हैं? क्या हरियाणा का कोई व्यक्ति वहाँ पर नौकरी कर रहा है बिहार के अंदर? तो आप इसको कंप्लीट फेलियर ही तो कहेंगे बिहार की सरकार का, कि 15 साल ये और 15 साल उससे पहले जो आज विपक्ष में बैठे हैं लालू यादव जी की पार्टी, वो अपने राज्य में ऐसे रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाए लोगों को कि उनको बेचारों को पेट की आग बुझाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करनी पड़ रही है। अपना घर आदमी तब छोड़ता है जब सबसे ज़्यादा उसके ऊपर जो है समझ लीजिए कि उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता उसके अलावा। तो बालकृष्ण जी पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं महामारी में, कोरोना में। मैंने भाई साहब पहले भी बताया कि हमारी जो आरजेपी है, क्योंकि बिहार में भी काम करती है और इसके अलावा हमारे जो लोग हैं वो हरियाणा में भी, हमारे जो बिहार के ही लोग हरियाणा में फंसे हुए हैं, उनकी अपने स्तर पे हर ज़िले में अपना, चाहे वो 200 लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हों या 500 लोगों को करा रहे हों, मतलब हर स्तर पे उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार के अंदर भी कई ज़िलों के अंदर और इंक्लूडिंग पटना में भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हर तरीके से लोगों को खाना या जो चीज़ें मतलब मास्क या दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं।
महिला शक्ति जी कह रही हैं कि हमने तो इस बार पप्पू यादव जी को देखा है काम करते, इस पर आपका कहना क्या है? देखिए, मैं किसी के काम पर तो सवाल उठाना मेरा जायज़ नहीं है। पप्पू यादव जी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका भी एक राजनीतिक दल है, नया नया भी राजनीतिक दल है, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर वह लोग काम कर रहे हैं तो पब्लिक उनको उनका जो श्रेय भी देगी और उसका लाभ भी उनको आने वाले चुनाव में मिलेगा। और हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं, हम भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच में, जिन तक हम पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये कोरोना में तो हम सब मिलकर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं और उनको पूरा करने वाले जो लोग हैं वह कम हैं। तो जो जहाँ तक मदद पहुँचा सकता है, जहाँ तक पप्पू यादव जी मदद पहुँचा रहे हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद है। और जहाँ तक मैं शेर सिंह राणा और हमारी पार्टी आरजेपी जहाँ तक मदद कर पा रहे हैं या मदद पहुँचा पा रहे हैं, चाहे वो बिहार में हो हमारी ओर से, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो और चाहे वो पंजाब में हो, तो जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं और दूसरों से भी ऐसी आशा रखते हैं कि वह भी करेंगे। अभिषेक आनंद जी पूछ रहे हैं कि बिहार की युवा शक्ति को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, पहले मैं बाल किशन जी का जवाब दे दूं। बाल किशन जी हमारे विशाल सिंह जी हैं, जो कि एक पटना के अंदर समाजसेवी भी हैं, वो अग्रणी समाज सेवक हैं। और जब से लॉकडाउन हुआ है तो करीब 6 और पटना के राजीव नगर इलाके में वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं जो बढ़ चढ़ के। अभी 2 दिन पहले उन्होंने जो कोरोना वॉलंटियर्स हैं उनको भी प्रोत्साहित किया, उनको भी जो है उनका भी वेलकम करवाया। और लगातार अपने स्तर पर पटना के दूसरे हिस्सों में भी हमारे कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं जी। महिला शक्ति जी पूछ रही हैं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? बड़ी सीधी सी बात है कि हम अपनी ही पार्टी को सपोर्ट करेंगे, आरजेपी को, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य को। आशीष राज जी कह रहे हैं कि जितना पप्पू यादव जी कर रहे हैं। देखिए आशीष राज जी, मुझे नहीं मालूम कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके साथ पप्पू यादव जी के लोग ज़्यादा जुड़े हों, इसलिए सिर्फ आपको उनका ही काम दिख रहा हो। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके साथ पूरे बिहार के करोड़ों लोग ही जुड़े हुए हैं, तो हर ज़िले में हर मतलब अपना अपना स्तर पे सब लोग काम कर रहे हैं। और हमारी जो पार्टी है वो भी कुछ पर्टिकुलर ज़िलों पे बहुत अच्छा काम कर रही है और कुछ ज़िलों पे थोड़ा सा हल्का कर पा रही है जी। आपने कहा कि मैं युवाओं को क्या बोलना चाहूँगा। देखिए, मैं बिहार के हर युवा को एक ही बात बोलूँगा कि हर युवा का एक सपना होता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है जीवन के अंदर एक अच्छा रोज़गार। क्योंकि जब तक किसी युवा के पास रोज़गार नहीं होगा और अगर वह बेरोज़गार होगा तो उसके जीवन की कोई भी इच्छा जो है वो पूरी नहीं हो सकती, चाहे वो निजी रूप से हो चाहे किसी भी रूप में हो। तो मैं सभी युवाओं से एक ही आह्वान करूँगा कि जो राजनीतिक दल आपको ये विश्वास दिलाए कि वो आप सबको जो है रोज़गार उपलब्ध कराएगी अपने ही राज्य में, अपनी ही जगह पर, आप उस ऐसे राजनीतिक दल को इस बार अपना वोट दीजिएगा। और आरजेडी को आप पहले 15 साल देख चुके हैं सभी लोग, और ये जो 15 साल जेडीयू और भाजपा की जो सरकार है इसको भी आपने बहुत नज़दीक से देख लिया है। लगातार 15 साल से भाजपा जेडीयू आपको रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पाई। यही कारण है कि
बिहार से दूसरे राज्यों में जाकर हमारे बिहार के भाइयों को अपनी एजुकेशन के मुकाबले में बहुत ही निचले स्तर का कार्य जो है दूसरे राज्यों में करना पड़ता है। और ये इनका सबसे बड़ा फेलियर है, भाजपा जेडीयू की सरकार का और 15 साल नीतीश कुमार जी के फेलियर का। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी बिहार के हर युवा को यह वादा करती है, यह विश्वास दिलाती है कि आप हमें मौका दीजिए, हम आपको जो है आपके विश्वास को कायम रखेंगे। हर युवा को किसी ना किसी, चाहे सरकारी रूप में चाहे प्राइवेट रूप में, नौकरियां उपलब्ध कराएंगे या फिर कोई बिजनेस के रूप में उनको बिजनेस उपलब्ध कराएंगे, लेकिन कोई हाथ खाली नहीं रहने देंगे। इस तरह की पॉलिसी ऑलरेडी हमारे दिमाग में है, हमारी पार्टी के एजेंडे में है कि किस तरीके से बिहार के हर नौजवान को हमें कोई ना कोई रोज़गार देना है। हमारा ये मैनिफेस्टो के अंदर भी रहेगा कि बिहार के हर परिवार को एक रोज़गार हम उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि उसको जो है खाने पीने की कोई समस्या ना हो। जी, यही मैं अपने युवा साथियों को बस आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य से जुड़िएगा। इस मुहिम में आपकी ज़रूरत है, क्योंकि ये एक देश हित और देशभक्ति वाली पार्टी है। ये वह पार्टी है, ये क्षत्रियों का झंडा है। सभी जातियों ने बिहार में जातिवाद फैला के अपनी अपनी पार्टियां बनाई, चाहे हमारे यादव भाई हों, चाहे कुर्मी भाई हों, चाहे पासवान जी हों, पासवान समाज के भाई हों, चाहे हमारे माझी समाज के भाई हों, कुशवाहा भाई हों, कोई भी हो। तो ये एक राजपूती झंडा है, क्षत्रिय झंडा है, लेकिन 36 बिरादरी को और हर धर्म को अपने साथ लेकर चलेगा। जो अधिकार, जो हक राजपूत समाज का है वो हक राजपूत समाज को देगा, और जो अधिकार, जो हक दूसरी जातियों का है, दूसरे धर्मों का है, वो उनको देगा। ये शेर सिंह राणा का और आरजेपी का सभी भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, माताओं से वादा है। जी, अभिषेक आनंद जी पहुंच रहे हैं कि बिहार के मजदूर भाइयों के लिए आप कुछ करेंगे, क्योंकि कोरोना के बाद वो बिहार नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि प्रदेश के अंदर अगर ऐसी पॉलिसी पहले से बनाई जाती कि वहीं पर ही रोजगार उपलब्ध कराए जाते, और इसका बहुत ही आसान तरीका ये था कि ऐसा माहौल क्रिएट करें देश के अंदर, बिहार राज्य का, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। जब वहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो ही रोज़गार मिलेगा। बिहार, इनकी तो एक और भी नाकाबिलियत है नीतीश जी की और भाजपा की। 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के अंदर सरकार है, और रामविलास पासवान जी और नीतीश जी दोनों जो है एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन ये लोग सरकारी उपक्रम भी बिहार में भारी संख्या में नहीं लगा पाए। अगर ये लोग सरकारी उपक्रम लगवाते तो कम से कम कुछ शहरों का तो भला होता, कुछ तो रोजगार उत्पन्न होता। अगर एक बड़ी फैक्ट्री लगती तो वहाँ पर भले ही जो सर्विस करने आते, क्योंकि सरकारी कर्मचारी होते, तो भले ही कोई केंद्र सरकार अपना उपक्रम लगाता और कर्मचारी दूसरे राज्यों के भी होते, लेकिन रहना सहना रोटी तो वहीं पे होती, तो वहाँ पे लोगों का बिजनेस बढ़ता। लेकिन केंद्र सरकार में रहते हुए भी, एनडीए का हिस्सा रहते हुए भी, इन्होंने बिहार के लिए जो है ये कुछ भी सरकारी रूप में भी अपने राज्य में बड़े स्तर पे लेकर नहीं आ पाए। ये भी इनका बहुत बड़ा फेलियर है। विनीत गुजर नंबरदार जी पूछ रहे हैं, क्या आपकी पार्टी सभी जगह चुनाव लड़ेगी? विनीत जी, आपको प्रणाम। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बिहार के हर विधानसभा तक अपने पार्टी, अपने झंडे को पहुंचाएं, और ये तो क्योंकि रणनीति का हिस्सा है, और बाद में ही डिसाइड किया जाएगा कि सभी पार्टियों पर या कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अभिषेक आनंद जी कह रहे हैं, क्या आपकी पार्टी सिर्फ
राजपूताना पार्टी बन के रह जाएगी। अभिषेक जी, मैंने आपको बताया ये एक वह झंडा है जो राजपूत समाज का जो अधिकार है वो उसको देगी, और जो हमारे दूसरे जाति के भाई हैं, जो हमारे दूसरे धर्म के भाई हैं, उनका अधिकार उनको देगी। ये किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेगी। जिसका जितना अधिकार है, जितना जिसका हक है, उसको उतना अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लालू यादव जी की तरह सिर्फ यादव ही दिखेंगे, या नीतीश कुमार जी की जगह सिर्फ कुर्मी समाज ही दिखेगा, या रामविलास पासवान जी को सिर्फ पासवान दिखेंगे। ऐसा नहीं होगा इस पार्टी में। इसमें अभी तो स्थिति ये हो गई है कि राजपूत समाज की बिहार के अंदर करीब 10% जनसंख्या है, लेकिन सरकारी रूप में वो ½ % भी नहीं है। तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 10% की जनसंख्या है या 10% से ऊपर की जनसंख्या है, तो जो हमारा अधिकार है राजपूत समाज का, वो राजपूत समाज को दिया जाना चाहिए। और जो हमारे दूसरे अन्य समाज हैं, दलित समाज में भी सिर्फ एक वर्ग ने ही पूरी नौकरियों पर कब्जा किया हुआ है। हमारे वाल्मीकि भाई हैं, हमारे धानक भाई हैं, हमारे जो है कश्यप समाज के भाई हैं जो ओबीसी में आते हैं, तो उन लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला, तो उनको भी हमें आगे बढ़ाना है। ऐसे ही जो है ओबीसी वर्ग के अंदर सिर्फ यादव समाज के अलावा बिहार में किसी अन्य जाति ने कोई प्रोग्रेस नहीं करी, जबकि ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, या फिर जो है कुर्मी समाज ने। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो ओबीसी वर्ग का जो दूसरा वर्ग है, यादव और कुर्मियों को, भाइयों को छोड़ के, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, और वो हम देंगे। और आरजेपी इसके लिए वादा करती है कि वो ऐसा करेगी। जी, संगीता सिन्हा जी कह रही हैं कि सर आप सत्ता में आएंगे तो न्याय की उम्मीद की जा सकती है। देखिए, हमने तो जीवन में न्याय ही किया है, और जो हमारी जो पार्टी की थीम है और जो उसको बनाने का कारण है, वो है ही ये कि हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म के व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या है उसके अकॉर्डिंगली उसको नौकरियों में और उसको बिजनेस के अंदर उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जो दूसरे जो भाई हैं, हमारा एक ही बात है कि कोई भी हाथ जो है वो खाली ना रहे बिना रोजगार के। रोजगार एक ऐसी नेसेसिटी है कि वो होगा तो आदमी, जो युवा हैं हमारे, वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। राहुल पांडे जी को प्रणाम। वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी बिहार में ऐसा क्या अलग करेगी। जैसा कि मैंने राहुल जी एक ही बात की वादा किया है कि हम बाकायदा आरजेपी जो है कानून लेकर आएगी कि एक परिवार में एक नौकरी उसको देनी ही पड़ेगी सरकार को। हमारी जो सरकार बनेगी आरजेपी की, तो हम आपसे वादा करते हैं कि हर परिवार को एक नौकरी दी जाएगी। अगर सरकार नौकरी उपलब्ध नहीं करा पाएगी तो उसका जो परिवार बेरोजगार होगा, और जो भी बच्चा उसमें रोजगार के लिए जिसने मांगा हुआ होगा, और सरकार किन्हीं कारणों से अगर उपलब्ध नहीं करा पाएगी, तो बाकायदा ऐसे परिवार को, ऐसे व्यक्ति को मुआवजे का प्रावधान किया जाएगा। ऐसे किसी को भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। ये आरजेपी आपसे वादा करती है। अच्छा, ईवीएम से हो रहे इलेक्शन वो सही ढंग से कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो अमेरिका जैसे जो देश हैं वहाँ पर भी बैलेट से ही चुनाव होता है। तो अगर मुझे लगता है कि शायद अगर बैलेट से ही पहले की तरह ही चुनाव करवाया जाए या उसमें कुछ सुधार करके कराया जाए तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और जो ईवीएम मशीन है, क्योंकि ईवीएम पर कई पार्टियों ने कई बार जो है ऑब्जेक्शन किया है, और हरियाणा के चुनाव में मुझे खुद को भी ऐसा महसूस हुआ कि शायद ईवीएम में कोई गड़बड़ी की जा सकती है या होती है, क्योंकि जो लोग बार बार ये बात बोलते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है
वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, तो ये तो वो लोग अपने मन से निकाल दें कि वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। क्योंकि अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि महाराष्ट्र में अभी उद्धव ठाकरे जी सीएम हैं, और महाराष्ट्र क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है थे, ना विधान परिषद के ना विधानसभा के, तो उन्होंने, महाराष्ट्र सरकार ने और उद्धव जी ने निजी रूप से जो इलेक्शन कमीशन है उससे रिक्वेस्ट की थी कि जो विधान परिषद के चुनाव होने वाले थे बिहार में, उसकी तारीखें की घोषणा कर दें। लेकिन शुरू में चुनाव आयोग ने उनको साफ मना कर दिया था कि कोरोना के लॉकडाउन के कारण जो है, और देश में माहौल ऐसा नहीं है कि अभी विधान परिषद के चुनाव करवाए जा सकते हो महाराष्ट्र में, इसलिए अभी इस पर कोई तारीख नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो है उद्धव जी ने प्रधानमंत्री जी से बात करी, और फिर टीवी न्यूज़ में ये दिखाया गया कि प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन कमीशन को पता नहीं क्या बताया कि इलेक्शन कमीशन ने खुद की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग की और तारीखों की घोषणा कर दी। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जी के कहने से उन्होंने तारीखों की घोषणा करी चुनाव की। तो जब वो तारीख की घोषणा तक जो है उनके कहने पे कर रहे हैं, तो अगर मतलब जिस समय खुद की सरकार बनाने की ज़रूरत होगी उनको, तो कितना वो उनके कहने पे काम करती होगी एजेंसी, इस पे ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। और अमेरिका से ज़्यादा एडवांस जो है वो इंडिया नहीं है। अमेरिका ने भी कुछ सोच समझ कर ही आज भी बैलेट के द्वारा ही चुनाव वो लोग कराते होंगे। तो इंडिया जिस चीज़ में मॉडर्न बनने की ज़रूरत है उसमें तो बनता नहीं है, और जिसमें लोगों को मान लीजिए कोई परेशानी है या राजनीतिक दलों को उसमें ऑब्जेक्शन है, उसमें ज़बरदस्ती मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहा है। भाई परिणाम ये होगा कि जो चीज़ एक दिन में हो जाती है वो 4 दिन में होगी, लेकिन उससे सही जो पब्लिक की सरकार है वो चुनकर देश में आएगी। विनीत गुजर जी बहुत धन्यवाद आपका। मनन गोस्वामी जी आपको भी बहुत प्रणाम, और मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपने भी मौका दिया हमें लोगों से जुड़ने का, अपने विचार रखने का। और ऋतुराज सिंह बराड़ जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत धन्यवाद भाई साहब कि आपने अपने विचार यहाँ पर मेरे विचारों से आपने सहमति प्रकट की। देखिए मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि अगर कोई भी प्रश्न है किसी के दिमाग में तो वो पूछ सकता है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और अभी नहीं, हम दोबारा से भी इस पर भी दोबारा भी लाइव आएंगे। हम आपके साथ हैं अंकल जी, विनीत गुजर भाई। विनीत गुजर जी बहुत धन्यवाद, और आपके साथ की हमें बहुत आवश्यकता है, और आपने हमारा साथ देने का वादा किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और आपसे वादा करता हूँ कि हर समाज की आवाज़ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी उठाएगी, और जिसका जो अधिकार है उसको वो दिया जाएगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। ये इतिहास गवाह है, कभी भी किसी के साथ जो है बेईमानी नहीं की। मैं निजी रूप से भी, आप मेरे करैक्टर को देख सकते हैं, हमने निजी रूप से भी कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करी, और देशभक्त नेचर के आदमी हैं, अपने समाज से, अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, और देश के लिए अच्छा कार्य करेंगे। उसमें आप सबकी सहायता की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब इसको समाप्त करना चाहिए। अगर कोई और प्रश्न है तो वो कर सकता है, आपका मोस्ट वेलकम है, वरना तो हम किसी और दिन दोबारा से इस पर लाइव चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करी जाएगी।
निशांत ठाकुर जी प्रणाम। क्या प्रश्न है निशांत जी? मैं क्षमा कीजिएगा, देख नहीं पाया। अगर आपने पहले लिखा हो तो कृपा करके निशांत जी दोबारा से प्रश्न लिख दीजिए, फिर मैं आपका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जी संगीता जी, आपको मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। जब भी मैं पटना आऊँगा तो ज़रूर मेरा सौभाग्य होगा कि आपसे मेरी मुलाकात हो। और लॉकडाउन जब भी खुलेगा तो लॉकडाउन के बाद जो है मुझे पटना आना है और तब ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। निशांत जी देखिए, जो विदेश यात्रा के बारे में आप पूछ रहे हैं, क्योंकि वो एक लंबी जर्नी है, विस्तार से बताना यहाँ पे संभव नहीं है। और इसी लाइव में अगर आप जब शुरुआत में जाएंगे तो संक्षिप्त में मैंने इसको पहले बताया है अपने परिचय के अंदर। तो मैं तो अभी आपसे यही कहूँगा कि आप जो है एक किताब पढ़िएगा जो मैंने लिखी है अफ़गानिस्तान यात्रा के बारे में, जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक। आप इसको अमेज़ॉन से ऑनलाइन मंगा सकते हैं या फिर आप इसको ई बुक पर भी पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल पर ही। तो उसमें आपको विस्तार से ये जानने का मौका मिलेगा कि कैसे कब क्या हुआ। जी धन्यवाद जी। रवि प्रकाश जी बहुत धन्यवाद। जी जी राहुल पांडे जी बहुत धन्यवाद आपका। मैं ज़रूर गोपालगंज आया तो आपसे भी भेंट होगी। और मेरा निवेदन है कि आप भी समय निकालिएगा और हमारे इस मुहिम से जुड़िएगा। अभिषेक जी बहुत धन्यवाद जी। अभिषेक भाई साहब शुभकामनाओं का। ऋतुराज सिंह बराज जी, जी अहमदाबाद आऊँगा तो मैं ज़रूर आपसे भेंट करूँगा भाई साहब। और बहुत धन्यवाद अपना लाइव न्यूज़ को। मैं जाते जाते अपना विचार यही रखूँगा दोबारा से। जी जी बहुत धन्यवाद संगीता जी, आपका बहुत आभार मैं करूँगा। जी अब मैं जाते जाते, जैसे कि उन्होंने गुजारिश की है कि मैं अपने विचार रखूं, एक ही मेरी बात है। अभी ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है पूरे देश में, इसमें आप सब लोग अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। बिना वजह अपने घरों से बाहर मत जाइए और सोशल डिस्टेंसिंग मत कीजिए, बिल्कुल भी फिजिकल डिस्टेंसिंग कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कि सामाजिक दूरी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने समाज से दूरी बना ली तो फिर सरकार के इतना बस के नहीं है कि वो गरीब लोगों को भोजन खिला पाए लाखों की संख्या में, या फिर जो है उनको चीज़ों उनकी ज़रूरत की उपलब्ध करा पाए। तो आप सामाजिक दूरी बिल्कुल मत बनाइए, समाज की एकता बनाकर रखिए और लोगों की सहायता कीजिए अपने स्तर पर, अपना और उनका दोनों का बचाव करते हुए। और आप फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाइए, आप शारीरिक दूरी बनाइए, क्योंकि कोरोना जो है एक छुआछूत की बीमारी है। तो छुआछूत को फॉलो कीजिए और अपनी शारीरिक दूरी बनाते हुए आप जो है अपना इस बीमारी से अपना बचाव कीजिए, अपने परिवार का बचाव कीजिए। दूसरा, आरजेपी बिहार में जो अपना काम शुरू करने जा रही है, आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग, आप सब भी इसका हिस्सा बनिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत आभार आप सभी का। जय हिंद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आप सबको।